वक्त आने पर एक हीरो अपने प्यार से दूर हो जाता है दुनिया के लिए, लेकिन एक विलेन दुनिया तबाह कर देता है अपने इश्क की दास्तान को पूरा करने के लिए। सेंट जीसस क्रिस्ट चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। यहाँ लोगों का इलाज मुफ्त में होता है। जितना हो सके यहाँ के डॉक्टर्स अपने पेशेंट की मदद करते हैं। काफ़ी अमीर लोग यहाँ पे चैरिटी देते हैं ताकि उनके पैसों से गरीबों का इलाज हो सके, और गवर्नमेंट भी इस हॉस्पिटल की मदद करती है। ये हॉस्पिटल 2 सालों में ही काफ़ी फेमस हो गया है। इस हॉस्पिटल को चलाने वाले और कोई नहीं बल्कि ऋषभ सिंह राजपूत हैं। ऋषभ कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि वो एक डीसीपी हैं। पर ऋषभ की बहन जिया सिंह राजपूत एक काबिल डॉक्टर है। ऋषभ और जिया के पापा भी एक डॉक्टर थे, इसलिए उनका सपना था कि वो एक ऐसा हॉस्पिटल खोले जिसमें सबका इलाज फ्री में हो। तो आइए जानते हैं कुछ किरदारों के बारे में। जिया सिंह राजपूत, उम्र 24 साल। ये है एक सर्जन डॉक्टर। आज तक ऐसा कोई सा भी ऑपरेशन नहीं है जिसमें जिया फेल हुई हूँ, और इसी काबिलियत की वजह से ये काफ़ी कंट्रीज़ में मशहूर है। जिया के माँ पापा की डेथ बचपन में ही हो गई जब वो सिर्फ 3 साल की थी, एक कार एक्सीडेंट में। अब जिया अपने डीसीपी भाई के साथ रहती है। ऋषभ सिंह राजपूत, उम्र 27 साल। ऋषभ अपनी बहन से बेहद प्यार करता है, वो उसकी दुनिया। वहीं ऋषभ भी एक काबिल ऑफिसर है। आज तक उसने ना जाने कितने माफियाज गैंगस्टर को मौत के घाट उतारा था। आशी सैनी, उम्र 24 साल। आशी जिया की बेस्ट फ्रेंड है। दोनों बचपन से ही साथ में पले बढ़े हैं। आशी के मॉम डैड भी बचपन में चल बसे थे, जिस वजह से आशी की नानी माँ ने आशी को पाला पोसा था, और साथ में जिया को भी। जिया और आशी दोनों बहनें तो नहीं, पर काफ़ी हद तक एक जैसी दिखती हैं। दोनों का रंग रूप, हाइट और बात करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही है। आशी भी जिया की तरह एक सर्जन है। अरविंद कुमार, उम्र 27 साल। अरविंद ऋषभ का सबसे अजीज दोस्त यानी उसका बेस्ट फ्रेंड है। अरविंद पेशे से एक लॉयर है। दोनों की बहुत बनती है। अरविंद की शादी हो चुकी है, उसकी बीवी और उसके 3 साल की बेटी है जो उसके साथ रहते हैं। रुद्राज सिंह ओबेरॉय, उम्र 27 साल। रुद्राज जैसा दिखता है वैसा तो वो बिल्कुल भी नहीं है। रुद्राज एक बहुत बड़ा मिलेनियर है। उसके लिए उसकी फैमिली के सिवा कोई शख्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। रुद्राज का गुस्सा हमेशा उसके ऊपर हावी रहता है। लोग तो बस उसके नाम से ही कांपते हैं। वहीं रुद्राज अंडरवर्ल्ड के काले कारनामों में भी शामिल रहता है। बाकी हम इनके बारे में बाद में जानेंगे। अब आते हैं रुद्राज की फैमिली पर। मिसेस नीलम सिंह ओबेरॉय रुद्राज की माँ हैं। इन्हें अपने पैसे, रुतबे और स्टेटस का बहुत घमंड है। ये अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं है, और इनकी रुद्राज से तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। दोनों माँ बेटे की बहस होती ही रहती है, फिर भी रुद्राज को फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तब भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। मिस रूही सिंह ओबेरॉय, ये रुद्राज की बहन है। रुद्राज की जान बसती है अपनी बहन में, और रूही खुद भी काफ़ी समझदार और नटखट है। वो एक 21 साल की लड़की है जो डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा कर रही है। मिस्टर आशुतोष सिंह ओबेरॉय, रुद्राज के डैड। जहाँ रुद्राज की माँ हमेशा अपने घमंड में चूर रहती हैं, तो वहीं रुद्राज के डैड को बस पैसा, पावर और लड़कियाँ चाहिए। इनके अलावा घर में रुद्राज की दादी मिसेस सुनीता सिंह ओबेरॉय हैं, जो काफ़ी शांत और सरल स्वभाव की औरत है। वहीं रुद्राज और रूही का एक और भाई भी है जो रुद्राज का जुड़वा भाई है, पर वो कहाँ है, कैसा है, ये किसी को नहीं पता है सिवाय रुद्राज के। और अगर कोई इससे उस बारे में पूछता है तो वो खूंखार शेर बनकर उसे निकल जाता है। इसलिए किसी में भी हिम्मत नहीं है कि रुद्राज से उसके भाई के बारे में पूछने की। इनके लोगों के इस घर में 25 से 30 नौकर हैं, और एक औरत है जो केयर टेकर है, मगर वो केयर टेकर कम जासूस ज़्यादा है। सीमा जोशी, ओबेरॉय खानदान की केयर टेकर और नीलम जी की जासूस भी। वहीं इसकी बेटी है जिसकी उम्र 20 साल रीना की है। वो काफ़ी तेज चालाक है। वो बस रुद्राज को पाने के ख्वाब देखती है। वहीं अब एक आखिरी शख्स से अपनी मुलाकात और करा देती हूँ। रुद्राज का दोस्त शिवांश जैन, जो कि रुद्राज के साथ ही रहता है और जैन कारपोरेशन को संभालता है, और रुद्राज का अंडरवर्ल्ड में भी उसका साथ देता है।
तो ये रही मेरी नई कहानी की किरदार। बाकी किरदारों से आप सब कहानी में ही मिलेंगे। सुबह का समय, जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत फार्म हाउस था। आसपास हरियाली के साथ साथ वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड्स भी लगे हुए थे। वहीं फार्म हाउस के अंदर हॉल में कुछ लोग बैठे थे जिनके एक्सप्रेशन से काफ़ी सख्त नज़र आ रहे थे। वहाँ पर आशुतोष जी, रुद्राज के डैड, बैठे हुए थे। उनका सबसे भरोसेमंद आदमी हैदर भी वहाँ खड़ा हुआ था। तभी सीढ़ियों से एक आदमी नीचे की तरफ आता है। वो आदमी दिखने में कोई आम आदमी था, शायद वो यहाँ का केयर टेकर था। वो आदमी आशुतोष जी के सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता है और बोलना शुरू करता है, बिग बॉस, वो भाग गया है और सीक्रेट रूम से वो फाइल और डिस्क भी गायब है। मुझे लगता है कि वो शायद पुलिस के पास ही गया होगा। आशुतोष जी को गुस्सा आ जाता है। उस आदमी की बात सुनकर वो सामने रखी कांच की टेबल को जोर से पटक देते हैं, जिससे वो टूट कर चकनाचूर हो जाती है। आशुतोष जी, रुद्र कहाँ पर है? वो आदमी, हमें नहीं पता। आशुतोष जी, तो पता करो, आज शाम तक कैसे भी करके मुझे वो चाहिए ही है, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। इतनी मेहनत करके मैं अब हार नहीं मान सकता। वो आदमी हाँ बोल देता है और साइड में जाकर किसी को कॉल करता है। सेंट जीसस क्रिस्ट चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर मरीजों का इलाज हो रहा था। तभी ऑपरेशन रूम से कुछ 3-4 डॉक्टर्स बाहर आते हैं। सबने डॉक्टर मास्क और डॉक्टर क्लॉथ पहने हुए थे। तभी उनमें से एक फीमेल डॉक्टर दूसरी फीमेल डॉक्टर को हक कर लेती है और कहती है, यार जिया, तूने तो कमाल कर दिया। हमें तो लगा था आज हम इस ऑपरेशन में फेल हो जाएंगे, पर तू मेरी जान, सब ठीक है अब। जिया, जैसे ही जिया अपने मुंह से वो मास्क हटाती है, वैसे ही उसकी खूबसूरत नाक और गुलाबी होठ दिखाई देते हैं। जिया, ऐसा कभी हो सकता है कि जिया और आसी कोई सर्जरी करें और वो फेल हो जाए? आसी, नहीं, कभी नहीं। उसके बाद जिया वहाँ से जाने लगती है और आगे जाकर एक फाइल चेक करने लगती है और पेशेंट का ध्यान रखने को बोला अपने केबिन में जाकर चेंज करती है। थोड़ी देर बाद आसी भी जिया के केबिन में आती है। इस वक्त आसी ने एक ब्लू टी शर्ट के साथ ब्लू डेनिम जीन्स डाला था, हाथों में वाइट कोट और गले में स्टेथोस्कोप डाला हुआ था। वहीं जिया ने इस वक्त क्रॉप टॉप और जीन्स डाली हुई थी, आंखों पर चश्मा, और बहुत ध्यान लगाकर वो इस वक्त लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। आसी जिया के केबिन में आती हुई उससे बोलती है, जिया, क्या तुम्हें पता है आज क्या है? जिया अपना काम करते हुए ही जवाब देती है, हाँ, आज वेडनेसडे है। आसी, अरे ये तो मुझे भी पता है, लेकिन आज अरविंद भाई की बेटी का बर्थडे है और शाम को उन्होंने घर पर बुलाया है। जिया, ओह ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। आसी, तभी तो याद दिलाया तुम्हें। जिया, मैंने तो उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं खरीदा। आसी, कोई नहीं, मैंने भी नहीं खरीदा, चलो साथ में चलें। जिया, और हॉस्पिटल में क्या होगा? अभी कितने पेशेंट का चेकअप भी तो करना है उनका। बीच में आसी बोलती, ओहो, बाकी डॉक्टर्स भी हैं, वो चेकअप कर लेंगे, और वैसे भी आज कोई और सर्जरी भी नहीं है, प्लीज़ चलो ना। जिया, ठीक है, लेकिन 1 घंटे बाद जाएंगे और 2 घंटे में वापस हॉस्पिटल आ जाएंगे। आसी, हाँ हाँ पक्का, प्रॉमिस। उसके बाद दोनों अपने काम ख़त्म करने में लग जाती हैं और 1 घंटे बाद दोनों कैब बुक करती हैं और मॉल की तरफ निकल जाती हैं। सिटी मॉल ये शहर का सबसे बड़ा मॉल था। यहाँ की हर एक चीज़ काफ़ी महंगी होती थी। वहीं ये मॉल एक मल्टी सिटी मॉल है, यानी ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग का अरेंजमेंट है और फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर शॉपिंग सेंटर्स है। वहीं बाकी के ऊपर के फ्लोर पर रेस्टोरेंट और होटल रूम्स भी बने हुए हैं। जिया और आसी दोनों सबसे पहले गिफ्ट लेती हैं, पीहू, अरविंद की 3 साल की बेटी के लिए, और उसके बाद दोनों कुछ ड्रेसेस देखने लगती हैं खुद के लिए। वहीं 4th फ्लोर पर इस वक्त शादी का माहौल था। रूम नंबर 405 के अंदर रुद्रा अपनी अकड़ से सोफे पर बैठा हुआ था, पैर पर पैर चढ़ाकर। वहीं उसके आसपास 2-3 बॉडीगार्ड्स और डेनियल खड़ा हुआ था। रुद्र के सामने मिस्टर मेहरा बैठे हुए थे, जो किसी डील के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मिस्टर मेहरा, देखो रुद्र, इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरे बहुत से सपने हैं और ये प्रोजेक्ट भी मेरा है, तो तुम कैसे इस प्रोजेक्ट को मुझसे छीन सकते हो? डेनियल, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू बॉस का नाम ले सके। रुद्र शांत रहने का इशारा करता है डेनियल को। मैं चाहूँ तो तुम्हारे प्रोजेक्ट के साथ तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ।
तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है तुम मुझे निराश ना करो। प्रोजेक्ट तो मेरा ही होकर रहेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। बस अब मर्जी तेरी है कि तू उस प्रोजेक्ट में से 10% का प्रॉफिट लेना चाहता है या वो भी नहीं लेना चाहता है। मिस्टर मेरा, ये गलत है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुद्र, मुंह बंद रखो और यहाँ से निकल जाओ, वरना 4 कंधों पे जाओगे। उसके बाद मिस्टर मेरा बिना कुछ बोले चले जाते हैं। तभी डेनियल बोलता है, बॉस, बिग बॉस का फ़ोन आया था। वो बोल रहे थे कि रुद्र बीच में बात काट देता है और खुद बोलता है। जफर भाग गया और डिस्क और फाइल भी ले गया। डेनियल, यस बॉस। डैड को बोलना शाम तक वो फार्म हाउस पर होगा और डिस्क और फाइल भी। डेनियल, ओके बॉस। उसके बाद रुद्र वहाँ से उठता है और जाने लगता है। उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स भी जाने लगते हैं। वहीं मॉल के रेलिंग के पास ही एक बहुत बड़ा एक्वेरियम रखा था, जो एक आदमी के धक्का लगने पर नीचे गिरने वाला था उस आदमी के ऊपर, और तभी एक स्मैक के साथ वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं जिया एक लंबे चौड़े कद काठी वाले इंसान के ऊपर थी। जिया ने उस आदमी को बचा लिया था। अब वो दोनों ही ठीक थे। आवाज़ सुनकर आसपास के लोग और वर्कर भी वहाँ आ जाते हैं। वहीं उस लड़के को देखकर वहाँ के वर्कर्स और मैनेजर के तो पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि रुद्राज था। जिया जैसे ही भांप लेती है कि वहाँ के लोगों की भीड़ लगी है, तो वो जल्द से खड़ी होने लगती है, और तभी रुद्राज और जिया के आंखों में आमना सामना हुआ। कुछ देर दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। रुद्राज को उसकी आंखों में मासूमियत और नादानियाँ दिख रही थी। वहीं जिया को रुद्राज की आंखों में खालीपन और कहीं राज दबे हुए नजर आ रहे थे। दोनों का ध्यान तब टूटता है जब वहाँ आसी आते हुए जिया को पुकारती है, जिया, जिया, तुम ठीक हो? रुद्राज और जिया दोनों ही आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं। जिया, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। रुद्राज अपने मन में जिया का नाम दोहराता है, जिया। उसके बाद जब जिया पलटकर रुद्राज को देखती है तो वो वहाँ नहीं था। वहीं जिया मन में, अजीब आदमी है, थैंक्स भी नहीं बोला और मिस्टर इंडिया बन गया। चलो छोड़ो, कौन सा उसके थैंक यू करने से मुझे चॉकलेट्स मिल जाती। तभी उसे आसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो उसे घर चले का बोल रही थी, और दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। वहीं उन्हें जाते हुए एक रेंज रोवर दिख रही थी। उसमें बैठा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि रुद्राज ही था। डेनियल को देखते हुए रुद्राज बोलता है, पता करो कि ये सिर्फ एक हादसा था या किसी की घिनौनी साजिश थी। डेनियल, ओके बॉस। रात का समय, एक अंधेरे से कमरे में अचानक से लाइट जलती है और बर्थडे सॉन्ग गाया जाता है। वहीं एक प्यारी सी बच्ची पीहू सबको हंसी खुशी देख रही थी। ये पीहू थी अरविंद, प्रिया की बेटी। वही सामने खड़े हुए थे ऋषभ, आशी और जिया पीहू के लिए हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गा रहे थे। अंदर हंसी खुशी छोटी सी पार्टी चल रही थी। वहीं बाहर एक रेंज रोवर में लड़का बैठा हुआ था और अपने होठों से एक सिगार लगाए हुए था। सामने सजे हुए घर को देख रहा था। अरविंद और प्रिया का घर था, जिसे बर्थडे की वजह से थोड़ा बहुत सजाया गया था। रुद्राज एक नज़र उस घर को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। रात के करीब 1 बजे एक सुनसान जगह, जहाँ मात्र नाम की रोशनी के लिए एक पीला बल्ब जल रहा था, उसी जगह एक चेयर पर एक आदमी अधमरी हालत में बंधा हुआ था। उसकी जगह जगह से खून गिर रहा था। तभी वहाँ किसी के कदमों की आहट आती है। एक आदमी जिसके हाथों में गन थी, उसके पतले होठों के बीच एक सिगार था। काली शर्ट, काली पैंट पहने हुए उसकी पर्सनालिटी ही गजब लग रही थी। उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था, फिर भी उसके बॉडी देखकर बता सकते हैं कि वो सच में बेहद हैंडसम होगा। वो आदमी आगे आकर उसकी चेयर से बंधे आदमी का सर ऊपर करता है और अपनी गन से आदमी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अचानक से वो कहीं पे बंधा हुआ आदमी चिल्लाकर बोलता है, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें। तुम रुद्राज, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ पर सब कुछ उगलवा सकते हो? कभी नहीं। मर जाऊंगा पर कुछ नहीं बताऊंगा। वो आदमी रुद्राज था, और ये आदमी जो चेयर पर बंधा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि जफर था, जो भाग गया था, पर रुद्राज ने उसे जल्द ही ढूंढ निकाला। वहीं जफर की बात सुन रुद्राज का खून खौल उठता है और वो लात मारकर जफर की चेयर गिरा देता है, जिससे जफर एक बार फिर बेहोश हो जाता है। वहीं रुद्राज गुस्से में बाहर चला जाता है और एक सिगार जलाकर स्मोक करने लगता है। अगली सुबह आज आशी आउट ऑफ टाउन गई थी और वो पूरे 3 दिन बाद वापस आएगी, क्योंकि उसकी एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी थी। वहीं जिया जल्दी से रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, क्योंकि आज जिया की भी 2 इम्पॉर्टेंट सर्जरी थी हॉस्पिटल में।
शाम का समय, जंगल के बीचों बीच एक कैंप लगा हुआ था। अंदर से कुछ हंसने हंसाने की आवाज़ें आ रही थी। तभी वहाँ दो लोग आ गए जो दिखने में काफ़ी बूढ़े लग रहे थे। वो दोनों उन टेंट हाउस को देखकर बोलते हैं, ये सब क्या है? कहीं सरकार हमारी ज़मीन फिर से तो नहीं हड़पना चाहती है? वो दोनों किसान थे जो पास के गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे और ये यहाँ उनकी कुछ ज़मीनें थी जिससे वो अपने परिवार का पेट पालते थे। तभी टेंट हाउस के अंदर से दो लड़कियाँ बाहर आती हैं जिन्होंने एक सिंपल ड्रेस पहनी थी और उसके ऊपर एक वाइट कोट डाला हुआ था। उनमें से एक थी जिया और दूसरी उसकी कलिंग विशाखा। जिया उन दोनों गांव वाले के पास आकर, क्या हुआ बाबा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? उन दोनों में से एक आदमी बोलता है, जी वो दरअसल ये ज़मीन हमारी है और हम उन्हें किसी को नहीं देंगे। जिया और विशाखा एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी जिया आगे आकर बोलती है, हम आपकी कोई ज़मीन लेने नहीं आए हैं, हम तो बस कल से यहाँ पर कैंप शुरू करने वाले हैं। वो दोनों आदमी पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर बोलते हैं, कैंप? कैसा कैंप? जिया आगे बोलती है, दरअसल हम डॉक्टर्स हैं और यहाँ एक हेल्थ कैंपेन शुरू करने वाले हैं 48 घंटों के लिए। ये सरकार की तरफ से है। गरीब और असहाय लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो अपना और अपने परिवार वालों को चेकअप करवा लें, वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबके पास पैसा हो और वो अपना इलाज किसी बड़े से हॉस्पिटल में करवा सकें। वो दोनों गांव वाले कुछ देर तक तो सोचते रहे, फिर कहते हैं, तो क्या हम कल आ सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ? जिया, हाँ हाँ क्यों नहीं। कुछ देर जिया उन्हें और कुछ बताती है, उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। वहीं जिया और उसके दोस्त मिलकर कुछ तैयारियां करते हैं और फिर वहीं अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर का समय, जिया और उनके क्लिंग्स सुबह से लोगों का चेकअप कर रहे थे। इस वक्त उनका लंच टाइम था, वो लोग खाना खा रहे थे। तभी उनके पास एक बच्चा आता है। वो बच्चा काफ़ी डरा हुआ था। जिया उसे देखकर उसके पास जाती है, हे क्या हुआ तुम्हें? वो बच्चा, दीदी वो वहाँ वहाँ कुछ है, कोई है, खून। जिया, आराम से, शांत हो जाओ, पहले तुम पानी पियो, अब बताओ क्या हुआ। तभी एक गांव वाला वहाँ आ जाता है और बोलता है, डॉक्टर साहिबा वहाँ एक आदमी पड़ा हुआ है, बहुत जख्मी हालत में है। वो सब उस आदमी की बात पर उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते तो देखते हैं कि वहाँ एक आदमी था जो वाकई में जख्मी था। उन लोगों की मदद से जिया उसे एक टेंट हाउस के पास लेकर आती है। उसकी नर्स चेक करती है तो वो चल रही होती है। जिया ज़्यादा देर ना करते हुए उसका इलाज शुरू कर देती है। वहीं जंगल के दूसरे छोर रुद्राज के कॉटेज में इस वक्त रुद्र किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसके सामने पड़े आदमी दर्द से कराह रहे थे। रुद्र के हाथों इस वक्त एक हंटर था जिसके आसपास लोहे के नुकीले कांटे निकले हुए थे। उन्हीं से उसने अपने सामने पड़े आदमियों को मारा था, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से जफर भाग गया था और अगर वो किसी के हाथ लगा तो रुद्र के डैड की तबाही तो तय है। रुद्र, तुम लोगों की वजह से वो जफर भाग गया। तुम साले किसी काम के नहीं हो। अगर वो किसी के हाथ लगा ना तो तुम सबको मैं इसी जन्म में नर के दर्शन कराऊंगा। इतना बोल रुद्र वहाँ से चला जाता है। रुद्र इस वक्त अपने होठों के बीच सिगार रखे हुए था और उसे जला रहा था। तभी वहाँ डेनियल आ जाता है और रुद्र के कान में कुछ बोलता है, जिसे सुन रुद्र अपने रुद्र अवतार में आ जाता है और तेजी से वहाँ से जाने लगता है। डेनियल और कुछ गार्ड्स उसके साथ चले जाते हैं हेल्थ कैंपेन में। इस वक्त वो आदमी बेहोश था। उसे ज़्यादा टॉर्चर करने की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहीं जिया और उसके साथ वाले डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो बच जाए, पर उनके पास यहाँ इतनी ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं थी। इसलिए वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। 2 से 3 गाड़ियाँ हेल्थ कैंपेन के पास आकर रुकी। वहाँ अब बस गिने चुने ही कुछ आदमी थे, बाकी सब तो पहले ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। वहीं डेनियल गाड़ी के बाहर आकर हर जगह देखता है, पर उसे जैसी न्यूज़ मिली थी वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। डेनियल को न्यूज़ मिली थी कि एक आदमी कुछ समय पहले जंगल में घायल मिला है। डेनियल को शक होता है कि कहीं वो जफर तो नहीं, इसलिए वो रुद्राज को लेकर यहाँ आ जाता है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रुद्राज भी गाड़ी से बाहर आ जाता है और बेहद गुस्से में नज़र आ रहा होता है। क्या है यहाँ? क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ? डेनियल डरते हुए आगे बोलता है, सर सच में खबर मिली थी कि। अभी डेनियल इतना ही बोल पाया था कि उसके कानों में 2 लोगों की बातें सुनाई पड़ी।
दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। पहला आदमी, वो डॉक्टर साहिबा कितनी नेक दिल की लड़की हैं। दूसरा आदमी, हाँ सही कहा, भला आजकल ऐसा कौन है जो किसी अनजान आदमी की मदद करे, वो भी बिना किसी रिश्ते और स्वार्थ के। तो इस पर पहला आदमी बोलता है, हाँ सही कहा तुमने, कैसे उस अनजान जख्मी आदमी की देखभाल कर रही हैं और उसे अपने अस्पताल भी ले गई हैं। भगवान करे वो बच जाए और मैडम साहिबा भी हमेशा खुश रहें। वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए चले जा रहे थे। डेनियल और रुद्राज दोनों ने उनकी बात सुनी थी। उनकी बातों से ये अंदाज़ा हो गया था कि जो डेनियल बोल रहा है वो कहीं ना कहीं सच है। उसके बाद रुद्र डेनियल को कुछ इशारा करता है और डेनियल उन दोनों के पास जाकर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। और फिर रुद्राज की गाड़ी निकल पड़ती है हॉस्पिटल की ओर। यहाँ हॉस्पिटल में इस वक्त वो आदमी ऑपरेशन थिएटर में था। जिया ने कुछ बाहर से डॉक्टर्स बुलाए थे उस आदमी का इलाज करने, जिसमें वो एक हद तक कामयाब हो चुकी थी। वो आदमी अब खतरे से बाहर था, पर फिलहाल कोमा में था। डॉक्टर से जिया को पहले ही बोला था कि ये उसे पुलिस केस लग रहा है, उसे पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जिया ने भी यही ठीक समझा और अपने भाई को कॉल लगाया, पर फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। अगले दिन सुबह का समय, डेनियल और रुद्राज की कार हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। वो दोनों कार से बैठकर हॉस्पिटल को ही देख रहे थे, क्योंकि उनके एक आदमी ने पता लगवा लिया था कि जो कल हॉस्पिटल में आया है वो और कोई नहीं बल्कि जफर ही है। रुद्राज तो उसे घसीट कर लेकर आना चाहता था, मगर फिर उसे याद आया कि वैसे भी एसपी ऋषभ उसकी जान के पीछे पड़ा है और उसके डैड का इलेक्शन पास ही आ रहा है, तो वो रिस्क नहीं ले सकता है। उसके बाद रुद्राज और डेनियल ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो लोग रात के अंधेरे में जफर को किडनैप कर लेने, बस अब रात का इंतज़ार करना था। वहीं आज सुबह से ही जिया हॉस्पिटल में ही थी, क्योंकि आसी थी नहीं, उसके भाई भी केस के लिए आउट ऑफ इंडिया टाउन गए थे, तो उसे घर जाने का कोई मन नहीं था। उसने यहीं हॉस्पिटल में ही रुकने का मन बना लिया था। रात के करीब 11 बजे जिया डिनर करके अपना काम कर रही थी। पूरे हॉस्पिटल में लाइट्स चल रही थी। वहीं हॉस्पिटल में इस वक्त ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे, बस पेशेंट और कुछ नर्स जिनकी नाइट ड्यूटी थी, और बाहर 2 वॉचमैन और कुछ गार्ड्स जिन्हें ऋषभ के स्पेशली जिया के लिए ही रखा था। 4 से 5 लोग ब्लैक कपड़े पहने हॉस्पिटल की एक खिड़की से एंटर हुए। सबने ब्लैक हुडी, बैग, जीन्स और मास्क लगाया हुआ था। वो लोग और कोई नहीं बल्कि डेनियल, रुद्राज और उनके 3 बॉडीगार्ड ही थे। 5 लोग अपना काम करने निकल जाते हैं। एक बॉडीगार्ड सबसे पहले वो वार्ड ढूंढता है जहां डफर था। दूसरा बॉडीगार्ड पेशेंट के रूम्स और डॉक्टर के केबिन के रूम्स को लॉक कर देता है। उनमें से एक जिया का भी केबिन था, पर किस्मत की बात है जिया उस वक्त केबिन में ही नहीं थी, वो राउंड पर थी। वहीं डेनियल जाकर पूरे हॉस्पिटल का पावर ऑफ कर देता है। ऐसे अचानक पावर ऑफ होने से सब थोड़ा डर जाते हैं और थोड़ा शौक भी, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पावर ऑफ हुए हो। वहीं जिया इस वक्त जफर के रूम में थी। वो भी थोड़ा शॉक हो जाती है पावर कट होने से, और ऊपर से वो अपना फ़ोन केबिन में भूल आई थी। तभी जफर के रूम के बाहर पूरे 5 लोग आकर खड़े हो जाते हैं। रुद्राज उन्हें कुछ इशारा करता है और वो डोर ओपन कर अंदर जाते हैं। डोर खुलने की आवाज़ से जिया डोर की ओर देखती है, पर अंधेरा होने की वजह से वो ढंग से कुछ देख नहीं पाती है। उसे लगता है शायद कोई नर्स होगी और वो आवाज़ देती है। डोर ओपन होते ही जिया डोर की ओर देखती है, मगर उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए वो हिम्मत करके अपने मुंह से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसे सिगरेट की स्मेल आती है, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि जिया को बचपन से ही स्मोक से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी रही है। उसकी खांसने की आवाज़ सुन वो 5 लोग सतर्क हो जाते हैं। तभी उनके कानों में एक गुस्से भरी आवाज़ आती है, कहा था ना कि रूम को चेक कर लेना कि कोई उसमें है तो नहीं। ये रुद्र था जो गुस्से में अपने गार्ड्स को डांट रहा था। वहीं जिया भी ये बात सुन लेती है और उसे समझ आ जाता है कि शायद ये लोग यहाँ किसी मकसद से आए हैं। वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। तभी वो दोनों गार्ड्स अपने फ़ोन की लाइट ऑन करके देखने लगते हैं। एक तरफ जिया थी जो अपना सीना पकड़कर खांस रही थी। अभी तक रुद्र ने जिया का चेहरा नहीं देखा था। तभी रुद्र बोलता है, उठा लो जफर को। रुद्र के गार्ड्स उसकी बात मानकर उसे उठा लेते हैं और जाने लगते हैं। रुद्र ने भी जब तक अपनी सिगरेट फेंक दी थी, वो लोग रूम से बाहर जाने लगते हैं। रुद्र आगे आगे चल रहा था, वहीं वो तीनों गार्ड्स और डेनियल संभाल कर उसे लेकर आ रहे थे। तभी जिया वहाँ आ जाती है और उन गार्ड्स को रोकने की कोशिश करती है। जिया, रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। डेनियल, हट जाइए हमारे सामने से, वरना आपके साथ अच्छा तो नहीं बल्कि बहुत बहुत और बहुत से ज़्यादा बुरा होगा।
जिया अभी भी अपनी बातों पर अड़िग रहती है और नहीं हटती है। तभी एक गार्ड बोलता है, सर ऐसे तो हम जा ही नहीं पाएंगे, उनका खेल ख़त्म कर दें क्या? तभी डेनियल बोलता है, दिमाग तो नहीं बेच दिया तुमने इतना, बॉस का ऑर्डर है नो वायलेंस। दूसरा गार्ड, तो क्या करे, यहीं खड़े होकर इनसे बकैती करते रहें। तभी डेनियल बोलता है, किडनैप हर, बाकी फार्म हाउस पहुंचकर सर से पूछ लेंगे इसका क्या करना है। जिया ये सुनकर, व्हाट ना, वो इतना ही बोल पाई कि किसी ने उसके कंधे पर एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे वो बेहोश हो गई और उसे भी बाहर ले गए। सुबह 9 या 10 बजे के करीबन फार्म हाउस पर डेनियल और बाकी गार्ड्स जिया को यहाँ ले तो आए थे, पर उन्हें अभी तक इस बातों में रुद्राज से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। वहीं जिया इस वक्त बेहोशी की हालत में एक रूम के बेड पर सो रही थी और बाहर डेनियल और गार्ड्स खड़े थे। उनके सामने उनका बॉस पागलों की तरह जफर को मारे जा रहा था। तभी एक आदमी भाग कर आता है और सर झुकाकर बोलता है, सर इसने डिस्क और फाइल हॉस्पिटल में ही छोड़ दी है, मैंने अपने आदमी हॉस्पिटल में भेज दिया है। वहीं जफर ये सुन के हंसकर बोलता है, कभी नहीं रुद, तुम कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे उस फाइल को और डिस्क को, और बहुत जल्द वो पुलिस के हाथों लगी जाएगी। इतना कहकर वो हंसने लगता है। वहीं उसकी हंसी सुनकर रुद्राज जैसे पागल हो गया था और अपने गार्ड से गन छीन कर जफर पर 3-4 गोलियां चला देता है। जफर तो बिना आवाज़ किए वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन उसी वक्त सबके कानों में एक आवाज़ गूंजती है, आह, एक मासूमियत से भरी चीख। ये जिया थी जिसने ये खून होते ही देख लिया था और वो इससे इतना डर गई थी कि उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। उसका शरीर कांपने लगा। वो अभी भी सुन्न सी खड़ी थी और वहीं रुद्राज ने उसे देखा तो उसने झट से पहचान लिया कि वो होटल वाली लड़की है। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। उसे डर इस बात का नहीं था कि जिया ने उसे खून करते देख लिया था या कोई पुलिस केस होगा, बल्कि उसे इस बात का डर था कि उसका डेविल रूप एक एंजल के सामने आ गया। वो बिल्कुल भी जिया को डराना नहीं चाहता था, ना ही उसकी मासूमियत को अपने डेविल रूप में तले दबाना चाहता था, पर फिर भी आज हो गया जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। तभी रुद्राज चिल्लाकर बोलता है, ये यहाँ कैसे आई? तभी डेनियल डर जाता है और कुछ बोलने को मुंह खोलता है, लेकिन उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी वहाँ जिया को होश आता है और वो रोने लगती है। उसका रोना बहुत तेज हो रहा था। वो रोते हुए पीछे हट रही थी और तभी वो भाग गई। रुद्राज ने जैसे ही ये देखा तभी उसके दिमाग खराब हो गया। उसका खराब मूड अब हद से ज़्यादा खराब हो गया था। वो भी दौड़ती हुई जिया का पीछा करने लगा। जिया का शरीर तो वैसे ही कांप रहा था, जिस वजह से वो ज़्यादा भाग नहीं पा रही थी और जल्द ही रुद्राज की पकड़ में आ गई। रुद्राज उसे एक झटके में पकड़ लेता है और उससे पहले वो कुछ बोलती, रुद्राज उसकी गर्दन में हाथ डालकर नस दबा देता है, जिससे जिया बेहोश होकर रुद्राज की बाहों में झूल जाती है। रुद्राज उसे अपनी बाहों में उठाकर फार्म हाउस पर ले आता है और उसे अपने कमरे में ले जाकर आराम से लिटा देता है और बाहर की ओर बढ़ जाता है। बाहर खड़े सभी लोगों की हालत अब खराब हो गई थी। तभी रुद्राज डेनियल को बोलने का इशारा करता है और डेनियल सब कुछ बता देता है कि कैसे उसे जिया मिली और वो कैसे उसे अपने साथ ले आए। डेनियल की सारी बातें सुनने के बाद रुद्राज को कुछ नहीं बोलता है। उसका चेहरा झील की तरह शांत था। वो उठकर फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। वहीं जिया अभी भी बेहोशी की हालत में थी। रुद्राज जिया के पास खड़ा होकर उसके फेस पर अपने हाथों से सहलाता है और एक नज़र उसे देखकर वॉशरूम में चला जाता है। रुद्राज के कपड़े खून से सने हुए थे। कुछ देर बाद वो बाहर आता है। इस वक्त उसने ब्लैक शर्ट और ग्रे ट्राउज़र पहना हुआ था। शर्ट की स्लीव्स रोल की हुई थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। रुद्राज खुद को आईने में एक बार देखता है और फिर दूसरे रूम में चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद रूम का डोर नॉक होता है। रुद्राज कम बोलता है और डोर पे खड़े हुआ इंसान डेनियल अंदर आ जाता है। रुद्राज, जो काम बोला था वो हो गया? डेनियल, यस बॉस। डेनियल एक फाइल रुद्राज के आगे रख देता है और फिर वहीं खड़ा हो जाता है। डेनियल उसे अपनी 2 उंगलियों से जाने का इशारा करता है तो वो चला जाता है। कुछ समय बाद रुद्राज उस फाइल को खोलता है। फाइल को खोलते ही एक फ़ोटो उड़कर नीचे आ जाती है रुद्राज के पैरों के पास। रुद्राज झुककर उस फोटो को उठाता है और देखता है उसमें जिया की एक बहुत खूबसूरत फोटो थी। रुद्राज जिया की फ़ोटो को कुछ समय देखता है और फिर साइड में रख देता है। उसके बाद फाइल के अंदर की इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ने लगता है। फाइल में लिखा हुआ था जिया का नाम, उसकी उम्र, घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, पढ़ाई से जुड़ी हुई जानकारी और कुछ उसके शौक़ और हॉबीज़। फाइल का एंड तक उसको ये भी पता चला कि जिया ऋषभ की बहन है, डीसीपी ऋषभ की, जो कि रुद्राज का सबसे बड़ा दुश्मन है।
रुद्राज ने जैसे ही फाइल बंद की तभी एक और फोटो नीचे गिरी। जैसे ही उसे रुद्राज ने उठाया तो रुद्राज की सांसें ही रुक गई, क्योंकि इस फोटो में जिया की चेस्ट थोड़ी उभर कर दिख रही थी। रुद्राज जल्दी से वो फोटो रख फाइल बंद कर देता है और बालकनी में चला जाता है। कुछ समय बाद वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पर जिया थी। जिया कुछ देर पहले ही उठ गई थी। वो एक कोने में अपना सर घुटनों में दबाकर रो रही थी। उसे बार बार वो मंजर याद आ रहा था जब रुद्राज ने किसी को मारा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि आखिर वो रुद्राज कौन है, उस आदमी को क्यों मारा, और कुछ भी नहीं पता था उसे। डोर का गेट खुलता है। रुद्राज अंदर आता है और बेड पर देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं था। रुद्राज कमरे में नज़र घुमाता है तो एक साइड में जिया अपने आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। रुद्राज एक पल उसे देखता है और अचानक उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं जिया, जो और ज़्यादा डरी हुई थी रुद्राज के पास आने से, वो कुछ टूटे हुए शब्द ही बोल पा रही थी, मेरे पास मत आओ। रुद्राज उसको इग्नोर करके झटके से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और रूम के बाहर की ओर बढ़ जाता है। रुद्राज की बाहों में जिया कसमसा रही थी, पर रुद्राज ने उसे नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद रुद्राज उसे फार्म हाउस से कुछ दूर ले आता है और जंगल के बीच में लाकर उसे पटक देता है। जिया जैसे ही नीचे गिरती है उसे तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर वो अपनी तकलीफ भूल भगाने का सोचती है। वो उठकर जैसे ही भागती है, रुद्राज ने फोर्स से उसकी कमर को पकड़ लिया। जिया प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं किसी का कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज़ जाने दीजिए। रुद्राज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिया प्लीज़ जाने दो मुझे, मुझे भाई के पास जाना है, लेट मी गो, प्लीज़ लेट मी गो। रुद्राज जस्ट लिसन टू मिस, मुझे मेरी बात दोबारा कहने की आदत नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, पहला मैं तुम्हें यहीं सूट कर देता हूँ और दूसरा मैरी मी। जिया प्लीज़ मुझे घर जाने दें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आपका जिक्र तक नहीं करूँगी, प्लीज़ जाने दीजिए। रुद्राज मैंने कोई भी तीसरा ऑप्शन नहीं दिया है। इतना बोलकर रुद्राज जिया के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। वहीं जिया आंखें बंद करके और तेज तेज सिसक सिसक कर रोने लगती है। वहीं हॉस्पिटल में अब तक तो सबको पता चल ही गया था कि जिया भी गायब है और वो पेशेंट भी गायब है। पूरा हॉस्पिटल बिखर गया था ये सोच कर कि आखिर जिया कहाँ जा सकती है। वहीं हॉस्पिटल में साक्षी रिसेप्शनिस्ट ने ना जाने कितनी बार आशी और ऋषभ को कॉल लगा लिया था, मगर उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब हॉस्पिटल में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सबको चिंता हो रही थी कि आखिर जिया कहाँ चली गई, क्योंकि वो ऐसे बिना बताए कहीं भी नहीं जाती थी। हॉस्पिटल के गार्ड्स को भी काम पर लगा दिया था, वो भी जिया को पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। मैरिज रजिस्टर ऑफिस। चार चमचमाती कार रजिस्टर ऑफिस के बाहर रुकी। पहली गाड़ी में से गार्ड्स निकले, दूसरी गाड़ी में से कुछ फीमेल कपड़े पहने 3 लोग निकले, वहीं चौथी गाड़ी में से गार्ड्स निकले। कुछ गार्ड्स ने आगे आकर तीसरी गाड़ी का गेट खोला तो रुद्राज अपने गुरूर और घमंड से बाहर आया। ब्लैक सूट में वो रोज से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वहीं रुद्राज ने अपने सूट को ठीक करते हुए बाहर आया और अपनी दूसरी साइड जाकर गेट खोला तो उसमें से एक बहुत प्यारी लड़की बाहर निकली, जिसने लाल कलर का दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। होठों पर लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी। गाल और नाक रोने की वजह से गुलाबी हो गए थे। आंखों की पलकें भी भीगी हुई थी। आंखों में आंसू थे जो थमे हुए थे। शायद रुद्राज के डर से वो बाहर नहीं आ रहे थे। तभी रुद्राज ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले जाने लगा। आज पूरा ऑफिस खाली था। रुद्राज और जिया दोनों एक टेबल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर एक प्लेट में रिंग्स रखी हुई थी तो दूसरी में माला रखी हुई थी और एक साइड एक फाइल रखी हुई थी। रुद्राज ने बिना देरी किए रिंग उठाई और जिया को पहना दी। जिया अभी भी शांत खड़ी हुई थी, अपनी नज़रें नीची करके। तभी रुद्राज ने उसके पास आकर बोला, रिंग उठाओ। तब भी जिया ने रिंग नहीं उठाई तो रुद्राज ने रिंग उठाई और जिया का हाथ पकड़कर उसके हाथ में रिंग रख दी और खुद पहन ली। दोनों ने रिंग्स एक्सचेंज कर ली थी। उसके बाद माला भी रुद्राज ने ऐसे ही पहन ली और पहना दी। उसके बाद अब आता है सिग्नेचर करना। सबसे पहले रुद्राज ने सिग्नेचर किया। उसके बाद जिया को पेन लेकर साइन करने को बोला, मगर वो अपनी जगह से हिल तक नहीं रही। उसकी गर्दन अभी भी नीचे ही थी। रुद्राज को अब गुस्सा आ रहा था। उसने जिया के हाथ कसकर पकड़कर और झटके से अपनी ओर खींच लिया। जिया उसके सीने से जा लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्राज ने उससे कहा, जल्दी साइन करो, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। जिया ने अब कुछ नहीं कहा और साइन कर दिया। उसके आंसू उसी रजिस्टर पर गिर गए, पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा।
उसके बाद रुद्राज ने उसका हाथ दोबारा थामा और वो दोनों निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। कुछ ही समय में गाड़ी फिर रुकी। इस बार जगह मंदिर के बाहर थी। रुद्राज फिर से जिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अंदर पहले से ही सब तैयार था। रुद्राज और जिया जल्दी से अपनी जगह बैठ गए और पंडित जी मंत्र शुरू किए। कुछ ही समय में दोनों की शादी हो गई। अब वो दोनों कानूनी तरीके से भी पति पत्नी थे और हिंदू रीति रिवाजों से भी। कार्स का काफिला फिर चल पड़ा। इस बार मंजिल रुद्राज का घर था, उसका मेंशन, जहां उसका परिवार रह रहा था। चारों कार्स एक बहुत बड़े बंगले के आगे आकर रुकी, जो कि बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला और रुद्राज बाहर आया। उसके बाद जिया के साइड का भी डोर खोला और उसे लेकर अंदर की ओर जाने लगा। हॉल में दादी और रूही किसी से बात कर चर्चा कर रही थी। वहीं साइड में नीलम जी वहीं बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। अभी रूही और रुद्राज के डैड नहीं थे, वो शायद किसी काम से बाहर गए थे। वहीं हाल में ही सीमा जी भी नौकरों पर अपना रौब झाड़ रही थी। तभी उनकी नज़र डोर पर पड़ती है, जहाँ से रुद्राज जिया का हाथ पकड़ के आ रहा था। वहीं सीमा जी ये देखती ही बोलती हैं, ओ माय लॉर्ड कृष्ण। और सीमा जी के हाथ में पकड़ा हुआ वास गिर जाता है। आवाज़ सुनकर जब सीमा जी को सब देखते हैं और फिर उस दिशा में देखते हैं जहाँ सीमा जी देख रही थी, वहीं रूही, दादी और नीलम जी भी शॉक हो जाती हैं। वो चारों जाकर गेट के पास खड़ी हो जाती हैं। तभी दादी की आवाज़ रुद्राज और जिया के कानों में पड़ती है। दादी, रुक जाइए रुद्राज। रुद्राज और जिया जो अंदर ही आने वाले थे रुक जाते हैं और वहीं जिया आवाज़ सुनकर डर जाती है, पर अपनी नज़रें ऊपर नहीं करती है, बल्कि रुद्राज का हाथ और कसकर पकड़ लेती है। अपने हाथ पर जिया का हाथ कसते देख रुद्राज पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जो बिना किसी के देखे चली भी जाती है। तभी सामने से नीलम जी, ये सब क्या है रुद्राज? रुद्राज, मैंने शादी कर ली, ये मेरी बीवी है, मिसेज जिया रुद्राज सिंह ओबेरॉय। दादी, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि एक हफ्ते बाद आपकी और शिवानी की सगाई है? शिवानी के घर वाले कितने खुश हैं इस रिश्ते से, और ऊपर से आपने भी तो हाँ बोला था ना? रुद्राज, हाँ मैंने हाँ बोला था, पर सिर्फ सिचुएशन टालने के लिए। मैंने अब शादी कर ली है और मेरी वाइफ अब जिया है, तो अब मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नीलम जी, ऐसे कैसे आप किसी भी ऐरी गैरी लड़की को हमारी बहू कह देंगे? कहाँ से आई है, क्या करती है, इसकी जाति क्या है, ख़ानदान क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका स्टेटस क्या है, ये हमारे लेवल की है भी या नहीं? रुद्राज, ना मुझे इसका ख़ानदान पता है, ना ही जात, पर इतना जानता हूँ कि अब से इसकी जात मैं हूँ, इसका ख़ानदान मैं हूँ, इसका समाज मैं हूँ, इसकी दुनिया, इसका वजूद, सब कुछ मैं हूँ। इसकी ज़िंदगी मुझसे शुरू होगी और मुझ पर ख़त्म। इसका रोना, हंसना, इसका दर्द, इसकी हर एक तकलीफ मुझसे जुड़ी है। इसकी हर जिम्मेदारी अब मेरी है। नीलम जी, रुद्राज आप? वो अभी इतना ही बोल पाई थी कि दादी उन्हें हाथ दिखा देती है, जिससे वो शांत हो जाती हैं। दादी के हाथ दिखा देने पर नीलम जी शांत हो जाती हैं। तभी दादी जी बोलती है, सीमा, आरती की थाली लेकर आओ, मुझे मेरे पोते और इस घर की बहू की आरती उतारनी है। सीमा मुंह बनाती हुई चली जाती है और कुछ देर में आरती की थाल लेकर आती है। दादी जी दोनों की आरती उतारती हैं और दोनों को अंदर आने को बोल देती हैं। दोनों अंदर आ जाते हैं और उसके बाद रूही आगे आकर रुद्राज को हक करते हुए, वेलकम होम भैया। रुद्राज, थैंक यू मेरी जान। तभी रुद्राज का फ़ोन बजता है और वो कॉल पिक करते हुए साइड में चला जाता है। तभी दादी जी जिया को ध्यान से देखते लगती हैं और वो मन ही मन सोच रही थी कि रुद्राज की पसंद इतनी बुरी भी नहीं, बल्कि सच काफ़ी अच्छी है। मासूम सी जिया बहुत प्यारी लग रही थी दुल्हन के जोड़े में। दादी जी, रूही, अपनी भाभी को पूरा मेंशन दिखाओ और उसके बाद उसे रुद्राज के कमरे में ले जाना। रूही हाँ में सिर हिला देती है और अपनी भाभी को अपने साथ ले जाती है। रूही जिया से बातें कर रही थी और जिया सिर्फ हाँ, ना और हूँ में जवाब देती है। तभी कुछ देर बाद दोनों एक कमरे के बाहर खड़े होते हैं। रूही जिया को देखते हुए कहती है, लीजिए भाभी, आ गया आपके और भैया के कमरे के बाहर। अब आप अंदर जाएं और रेस्ट करें, डिनर के वक्त मैं आपको बुला लूँगी। इतना बोलकर रूही वहाँ से चली जाती है और वहीं जिया रूम के अंदर जाती है। कमरा काफ़ी बड़ा था, इनफैक्ट पूरे मेंशन में ये सबसे बड़ा और शानदार कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक गोल बेड डाला हुआ था, उसके आसपास वाइट कलर के पर्दे लगे हुए थे। रूम के राइट साइड में एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल था, जहाँ अलग अलग ब्रांडेड परफ्यूम रखे हुए थे।
वहीं उसके कुछ दूर से ही एक और डोर लगा हुआ था जो शायद ड्रेसिंग रूम था। जिया वो खोल कर देखती है तो एक पल के लिए शॉक हो जाती है। वहाँ पर मेंस के सारे एक्सेसरीज रखे हुए थे, जैसे कि टाई, शूज, सॉक्स, वॉचेस, परफ्यूम, एवरीथिंग्स। जिया सोच रही थी कि एक आदमी के लिए इतना सब कुछ, सच में ये कुछ अजीब ही था। वहीं एक साइड रुद्राज के कपड़े रखे हुए थे। यहाँ एक बात बहुत कॉमन थी, वो ये कि सारे सूट्स ब्लैक, ग्रे और वाइट कलर के ही थे। शायद इस टेबल को और कोई रंग पसंद ही नहीं था। वहीं रूम का रंग भी कुछ यही था। जिया कुछ देर रूम को देखती है, उसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है। सबसे पहले उसकी नज़र सामने लगे हुए आईने पर जाती है, जिसमें उसका अक्स नज़र आ रहा था लाल जोड़े में। इस वक्त जिया मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। मांग में लाल सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, इस सब से वो खूबसूरत लग रही थी। पर एक चीज़ की कमी थी, वो थी उसकी स्माइल, जो उस रात के बाद कभी उसके चेहरे पर आई ही नहीं। जिया की आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक रोती है और फिर अपना मुंह धुल कर बाहर आ गई। बाहर रुद्राज बेड पर बैठकर कुछ देख रहा था अपने फ़ोन में। जैसे ही वॉशरूम का गेट खुलता है, रुद्राज उस तरफ देखता है तो उसकी नज़र जिया की आंखों पर जाती है, जो लाल हो रखी थी रोने की वजह से। रुद्राज को गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि आखिर जिया दोबारा से रोई, उसकी हिम्मत कैसे हुई रोने की। पर उसने कुछ नहीं कहा और झट से वॉशरूम चला गया। तभी कोई आकर गेट नॉक करता है। जिया दरवाज़ा खोलती है तो देखती है एक नौकर खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में 2 सूटकेस थे। वो नौकर अंदर आता है, उसके साथ 2 फीमेल मेड्स भी अंदर आ जाती हैं। मेड, ये सर ने आपके घर से आपके कपड़े मंगवाए हैं, बताएं उन्हें कहाँ रखना है। जिया शांत लहजे में उन्हें ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा कर देती है और वो लोग जाकर वहीं जिया के ड्रेसेस को अच्छे से कवर में लगा देते हैं। मेड्स का काम हो जाने के बाद वो चली जाती है और जिया भी एक रेड सूट निकाल कर ड्रेसिंग रूम में ही चेंज कर लेती है। कुछ समय बाद रुद्राज बाहर आता है, उसके जस्ट बाद जिया बाहर आती है। रुद्राज उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अगर रोने से पेट भर गया हो तो खाना खा लो। जिया, मुझे भूख नहीं है। रुद्राज, हाँ भूख क्यों होगी, सुबह से रो कर जो भर लिया होगा, चुपचाप खाना खा लो, मुझे कोई और ड्रामे नहीं चाहिए। जिया अब कुछ नहीं कहती है और जाकर सोफे पर बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। थोड़ी देर में उसका डिनर हो जाता है और वो वहीं सोफे पर ही बैठ जाती है। अब उसके दिमाग में आसी और अपने भाई का ख्याल आ रहा था कि आखिर वो लोग कैसे होंगे, क्या उन्हें पता चल गया होगा कि वो कहाँ हैं। वहीं रुद्राज शांति से बेड पर बैठकर लैपटॉप में काम कर रहा था, पर उसकी नज़र जिया पर ही थी। रात काफ़ी हो गई थी। वहीं जिया अभी भी सोफे पर बैठकर अपने फैमिली की बातें में सोच रही थी। उसके पास उसका फ़ोन भी नहीं था जिसे वो लेकर आसी या अपने भाई से बात कर सके। तभी रुद्राज की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जो कह रहा था कि सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। जिया अपने ख्यालों से बाहर आती है और अब वो सोचती है कि आखिर सोना कहाँ है, क्योंकि वो बेड पर उस टेबल के साथ तो सो नहीं सकती थी। रुद्राज उसे किसी सोच में गुम देख बोलता है, क्या हुआ, सोना नहीं है क्या। जिया, वो एक्चुअली मैं मतलब कहाँ सोने वाली हूँ। रुद्राज, क्या इतना बड़ा बेड नहीं दिख रहा है। जिया, नहीं मतलब हाँ दिख रहा है, लेकिन आपके मतलब आपके साथ कैसे सो सकती हूँ। रुद्राज, मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं महान बनकर तुमसे बोलूँ कि मैं नीचे या सोफे पर लेट जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट के साथ कभी समझौता नहीं करता। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कहाँ सोना है। जिया, हाँ ठीक है। उसके बाद रुद्राज लाइट्स ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन कर देता है और वहीं जिया सोफे पर ही लेट जाती है। सुबह के समय छींकों की आवाज़ से रुद्राज की नींद टूटती है। जिया, जो सुबह सुबह नहाकर मिरर के सामने अपने बालों को सुलझा रही थी, वहीं लगातार एक के बाद उसे छींक भी आ रही थी। शायद उसे जुकाम हो गया था। तभी रुद्राज उठकर जिया को देखता है। लाल कलर की साड़ी में उसकी पतली सी कमर विजुअल हो रही थी। रुद्राज ने ज़्यादा ध्यान न देकर वॉशरूम चला गया। आज वो रोज़ के हिसाब से काफ़ी लेट उठा था। वैसे तो वो सुबह सुबह रनिंग और जिम करता था, मगर आज लेट उठा था तो वो सीधा नहाने जाने लगता है। तभी एक और छींक जिया को आती है तो रुद्राज रुक कर जिया की तरफ मुड़कर, ड्रायर में टेबलेट्स रखी है जुकाम की, ले लो। जिया, कुछ समय बाद रुद्राज एक बाथरोब के साथ बाहर आता है और वहीं जिया इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी। उसे अभी भी छींक आ रही थी। रुद्राज रेडी होकर जिया के सामने बैठ जाता है और अचानक से उसके माथे पर अपना हाथ रख देता है। जिया सकपकाकर दूर हो जाती है। तभी रुद्राज बोलता है, रात तक तो सब ठीक था, सुबह कैसे जुकाम हुआ।
एक डॉक्टर हो खुद की हेल्थ का ख्याल नहीं रख सकती? जिया अपना सर नीचे किए हुए, वो रुद्राज, पहली बात, आंखें तब तक नीचे नहीं होनी चाहिए जब तक तुमने कोई गलती ना की हो। दूसरी बात, मुझसे जो बोलना हो सीधा सीधा बोला करो, ये बोलकर टाइम वेस्ट मत किया करो। जिया रात को एसी काफ़ी लो टेम्परेचर में था और मैंने ब्लैंकेट भी नहीं लिया था, मुझसे सर्दी नहीं झेली जाती है। रुद्राज, तो बताया क्यों नहीं? जिया अगर बताती तो एसी का टेम्परेचर कम कर देते। रुद्राज, ऑफ कोर्स। जिया पर रात में आपने बोला था कि आप अपने कंफर्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए मुझे लगा। रुद्राज, ज़्यादा मत सोचा करो तुम। अच्छी, एक और चीख। रुद्राज, तुमने मेडिसिन ली? जी हाँ। रुद्राज, ठीक है, कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट आ जाएगा तो कर लेना और रेस्ट करना। इतना बोल रुद्राज जाने लगता है, तभी जिया की आवाज़ आती है। जिया, मुझे मेरे घर जाना है। रुद्राज मुड़कर, शादी के बाद पति का घर ही पत्नी का घर होता है। जिया, मैं मतलब भैया से मिलना है मुझे, वो परेशान हो रहे होंगे। और शाम को हमारी ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी है, सबको इनवाइट किया है तो मिल लेना। इतना बोलकर रुद्राज निकल जाता है और रूम को लॉक कर देता है। वहीं जिया शौक में थी कि यह आखिर क्या बोलकर गया है रुद्राज। जिया ने सोचा था कि वो अपने भाई को अपने तरीके से समझाएगी, लेकिन अब तो शाम को कोई सुनामी ही आने वाली है। हॉस्पिटल में आशी आज सुबह ही वापस आ गई थी। उसे भी जिया के गायब होने की खबर मिली और वो इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। वहीं अरविंद और ऋषभ हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे जिया को ढूंढने की, पर उन्हें अभी तक जिया का कोई पता नहीं चला था। तभी उनके पास एक कार्ड आता है जो कि रुद्राज और जिया के रिसेप्शन पार्टी का था, और उस कार्ड के साथ एक लेटर भी आता है जिस पर लिखा था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो आज रात पार्टी में मिलेगी, सो कम सून। इतना पढ़ते हुए ऋषभ का पारा हाई हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रुद्राज ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि किडनैप क्यों किया है। अब इसे पता लगाने के लिए तो ऋषभ को पार्टी में जाना ही होगा। अब बस पार्टी का इंतज़ार था। पूरे शहर में आग की तरह ये बातें फैल गई थी कि रुद्राज ने शादी कर ली है और आज शाम उनका रिसेप्शन पार्टी है। पार्टी में सिर्फ कुछ खास लोग आने वाले थे। रिसेप्शन पार्टी एक ग्रैंड होटल में रखी गई थी जिसका नाम था द ओबेरॉय ग्रुप। जाहिर सी बात है होटल ओबेरॉयज का ही था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।